हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्या एफटी क्लासेस। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए जिसका फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है और आप टैक्स की प्लानिंग यदि कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब के रेट्स बताए गए हैं जो कि आपको टैक्स कंप्यूटेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर की फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, आईटीआर फाइलिंग्स की ड्यू डेट्स क्या रहेगी और आईटीआर फॉर्म्स में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको आईटीआर फाइल करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में दोनों में रेट्स अलग अलग दिए गए हैं। रेट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। कुछ लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को जो चूज़ करते हैं उसमें बोलते हैं कि हमारी इनकम जो है 5 लाख तक टैक्स फ्री है, हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इस स्लैब को आप प्रॉपर तरीके से यदि आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं पे करना है, आईटीआर फाइल नहीं करनी है और कितने अमाउंट के बाद आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी एज 60 ईयर्स यानी कि जो नॉर्मल सिटीजन है 60 ईयर्स के नीचे, उनके लिए कि 2.5 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो टैक्स रेट यहाँ पे आपको 0 पे करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। वहीं यदि आपका इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के यदि बीच में है तो 5% का टैक्स रेट वहाँ पे लग जाता है और आपका जो टैक्स अमाउंट बन के आता है वो 12,500 रुपये बन के आता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी जो इनकम है वो 2.5 से 5 के बीच में है तो ऐसे में क्या हमको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों 87A के तहत आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाता है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है। मतलब आपको 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए वो 5 लाख के नीचे होनी चाहिए। यदि 5 लाख के नीचे है तभी इस 12,500 रुपये पे आपको रिबेट देखने को मिलेगा। तो यदि नेट टैक्सेबल इनकम आपका 5 लाख के ऊपर चला जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो स्लैब रेट है उसके अनुसार आपके ऊपर टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अब 2.5 लाख तक के इनकम पे तो आपका 0 टैक्स लगेगा, लेकिन जो 2.5 से 5 के बीच में जो इनकम आपकी है वहाँ पे आपको 5% के रेट से 12,500 का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और यहाँ पे आपको 87A में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। 12,500 रुपये आपका जो 2.5 से 5 वाला जो स्लैब रहेगा उसमें आपको 12,500 का टैक्स पे करना होगा। इसके बाद 5 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम रहेगी उस पे जो टैक्स आपका कटेगा वो आपका 20% से कटेगा, ठीक है। क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो स्लैब आपका है 5 से 10 लाख वाला, उसमें 20% का टैक्स रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाती है तो ऐसे केस में आपको 30% का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रेजिम के यदि स्लैब रेट की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, 0% का टैक्स रेट है। ये जो 3 लाख रुपए की जो लिमिट है ये नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। वहीं पे यदि आपकी इनकम 3 से 6 के स्लैब में यदि आती है तो उस केस में 5% का यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और टोटल आपका टैक्स यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का बना। लेकिन आपको 87A में यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का रिबेट मिल जाएगा जो कि आपका नेट टैक्स 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह है कि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए वो 7 लाख के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप 6 से 7 वाले में यदि चले जाते हैं तो उस केस में 6 से 7 की जो इनकम आई आपकी 1 लाख रुपए की आई और 10% के रेट से आपका 10,000 रुपये यहाँ पे टैक्स बना और अगेन आपको 87A में 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। अगेन आपका जो 6 से 7 वाले स्लैब में भी जो आपका टैक्स बना वो आपका 0 हो जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि 87A में आपको 25,000 रुपये तक का रिबेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन यही है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख के अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसको क्लेम कर सकते हैं, या 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यदि 7 लाख के ऊपर यदि आपका इनकम चला जाता है तो उस केस में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम
7 लाख के ऊपर यदि चली जाती है तो वैसे केस में 3 लाख तक के इनकम पे तो आपका जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन उसके बाद के जो स्लैब हैं उसके अनुसार आपका टैक्स जो है कैलकुलेट होगा और आपको पे करना पड़ेगा। जैसे 3 से 6 लाख वाला स्लैब है उसमें आपको 15,000 का पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, और 6 से 7 वाले में आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो 3 से 6 और 6 से 9 को हमने 2 पार्ट में यहाँ पे कर दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 87A का जो रिबेट है उसको समझाने के लिए मैंने ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख के ऊपर चली जाती है तो 3 से 6 और 6 से 7 का जो रिबेट आपको मिल रहा था 25,000 रुपये का, वो रिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है 3 से 6 और 6 से 7 में आपको ये 15,000 और 10,000 का जो टैक्स का पेमेंट है ये आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो ये स्लैब है 7 से 9 लाख रुपए, इसमें भी आपका 10% का रेट लगेगा, जिसमें कि 20,000 रुपये का आपका टैक्स लायबिलिटी आता है। तो एक्चुअली में ये 6 से 9 का ही स्लैब है, लेकिन हमने इसको जस्ट रिबेट के लिए हमने 2 पार्ट में किया हुआ है, 6 से 7 और उसके बाद 7 से 9 कर दिया है। ठीक है, तो नेट टैक्सेबल इनकम आपका 7 लाख के ऊपर होगा तो आपका जो पहले वाला 3 से 6 और 6 से 7 वाला जो स्लैब है उसमें नॉर्मल रेट कैलकुलेट आपका 5% के रेट से और 10% के रेट से होगा। उसके बाद जो इनकम आपकी होगी उस पर भी 10% से लगेगा। और यहाँ पे 9 से 12 वाले स्लैब में आप आएंगे तो 15% का रेट है, और 12 से 15 वाले में आएंगे तो 20% का रेट है, और एबव 15 लाख का यदि आपका टैक्स आ रहा है तो 30% का रेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख की आ रही है तो उसमें आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए की आ रही है। अब इस 7 लाख रुपए की यदि आपकी इनकम आ रही है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख के ऊपर यदि आप क्रॉस करते हैं तो आपका टैक्स उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए यदि आपको ये कैलकुलेट करना है कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगा या ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगा, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे टैक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके पहले न्यू टैक्स रेजिम में आपको अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। आपको सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, जिस भी हेड से आपको इनकम हो रखी है और उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना है। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेशन का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना न्यू टैक्स रेजिम का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप ओल्ड टैक्स रेजिम का भी टैक्स यहाँ से कैलकुलेट करके और दोनों को आप मैच कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24 और 25 के ITR फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी दिसंबर मंथ में ITR 1 और ITR 4 को नोटिफाई कर दिया है और इसके लिए ये बताया गया है कि इसका जो फाइलिंग स्टार्ट होगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 से। तो आप अपनी ITR और ITR 1 और ITR 4 फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 से अपनी फाइलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉई है उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो TDS का जो चक्कर है, Q4 यानी कि मार्च क्वार्टर का जो TDS है, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 31 मई 2024 है, और यदि आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उस TDS रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। अब ऐसे में क्या होगा कि यदि आप अपनी ITR को अप्रैल मंथ में यदि फाइल करते हो और वो TDS रिटर्न आपका जो है बाद में अपडेट होता है तो 26 AS में आपके कुछ इनकम या कुछ टैक्स वगैरह जो है आपके ITR में नहीं दिखेंगे,
तो आपको नोटिस आ सकती है। इसलिए सैलरीड एम्प्लॉय को, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको अप्रैल के बाद ही अपनी ITR को फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सारा डाटा है जो TDS से रिलेटेड और इनकम का, वो 30 अप्रैल के TDS रिटर्न फाइल करने के बाद अपडेट हो जाता है। नॉन गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के केस में 31 मई के बाद अपडेट होगा। उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद सी पॉइंट है कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 के ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहेगी। तो जैसे नॉर्मल होता आ रहा है वैसे ही है कि आपको 31 जुलाई 2024 तक, यदि आप एक नॉन ऑडिट केस में आते हैं, तो आपको सेक्शन 139(1) में 31 जुलाई तक अपनी ITR आपको फाइल करनी है। यदि आप अपनी ITR को 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको बिलेटेड ITR फाइल करने की भी डेट मिलती है, और इसका ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, ऑडिट केस, नॉन ऑडिट केस के लिए जैसे होता आ रहा है वैसे ही रहेगा। बाद में कुछ चेंजेस यदि गवर्नमेंट करती है तो जब अपडेट होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो डी पॉइंट है कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं ITR फॉर्म्स में। असेसमेंट ईयर 24 और 25 में जो न्यू टैक्स रेजिम में जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में भी ऑप्ट करेंगे, उनके लिए ये सारे जो चेंजेस किए गए ITR फॉर्म्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है कि आप जब भी अपनी ITR फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट आपको ITR में दिखने वाला है। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना होगा तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि आप एक बिजनेस और प्रोफेशन में आते हैं और आप अपनी ITR को 3 और 4 में फाइल आप करते हैं, तो ऐसे केस में यदि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA सबमिट करना पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको ये जो चेंजेस करने की फैसिलिटी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगी। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति नॉन बिजनेस क्लास का है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसको हर फाइनेंशियल ईयर में ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकता है, और ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आ सकता है। थर्ड चेंजेस है कि आप अपने ITR में जब भी बैंक की डिटेल्स आप उसमें एंटर करते थे तो आपको वहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको इंटर करना पड़ता, बैंक का नाम इंटर करना होता था। और जो नेक्स्ट कॉलम अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेविंग बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट का ऑप्शन। जो अकाउंट नंबर आप डालेंगे वो अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, ये आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद डी पॉइंट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस ITR 4 में किए गए हैं कि यदि आप एक बिजनेस क्लास के पर्सन हैं और आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, अपनी ITR को आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 44 AD में आप फाइल करते थे, तो ये जो लिमिट है पहले 2 करोड़ की आपको मिलती थी, ठीक है। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से ये लिमिट 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपके बिजनेस में जितनी भी रिसीट्स हो रही हैं, जो भी आपका सेल्स हो रहा है, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है कस्टमर से, वो 95% डिजिटल मोड में होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तभी आपको 2 करोड़ से 3 करोड़ के टर्नओवर की बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी। यदि आप एक प्रोफेशनल हो और आप भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 44 ADA में ITR अपनी फाइल करते हो, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा ये मौका दिया गया है असेसमेंट ईयर 24 और 25 से कि आपकी जो लिमिट है टर्नओवर की वो 50 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपीस तक बढ़ा दी गई है। 75 लाख तक की इनकम आप 44 ADA में आप रिपोर्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। लेकिन आपको यहाँ भी जो है एक कंडीशन लगा दिया गया है कि 95% आपका जो रिसीट होना चाहिए प्रोफेशन से वो डिजिटल मोड में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और टैक्स प्लानिंग में आपको ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।